हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। बीएड का ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि शिक्षा के मूल तत्व, सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर 1, पेपर कोड 101 का शिक्षा की अवधारणा, यूनिट 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जीवन के प्रत्येक पक्ष से, शिक्षा जो है, शिक्षा का जीवन के प्रत्येक पक्ष से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में गहन संबंध होता है। एक व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष शिक्षा से जुड़े हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो पक्ष होता है वह शिक्षा से जुड़ा है। वे इससे प्रभावित भी होते हैं और इससे प्रभावित भी करते हैं। शिक्षा से क्या करते हैं? प्रभावित भी होते हैं और दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। अतः समाज के अलग अलग वर्ग शिक्षा के बारे में अपनी अलग अलग धारणा, समाज में जो अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं वो अलग अलग धारणाएं रखते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है और शिक्षा जो है वो मनुष्य के विकास के मूल साधन है। इसी शिक्षा के द्वारा मानव अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास, अपने ज्ञान का एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने जन्मजात शक्तियों का विकास कर सकता है, अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि और व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है तथा स्वयं को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। वस्तुतः शिक्षा अपने परिष्कृत एवं शुद्ध रूप से मानव को विवेकशील बनाती है। शिक्षा जो है वो शुद्ध रूप से मानव को विवेकशील बनाती है। मानव जीवन एवं मानव विकास में शिक्षा का कितना महत्व है, इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन लॉक का यह कथन सत्य प्रतीत होता है। प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन, अर्थात जिस प्रकार पौधे का विकास खेती की सिंचाई जुताई से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है। इनका कथन कहना है कि जिस प्रकार खेत में पौधे का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी विकास शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा सुनियोजित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से चले, इसके लिए शिक्षा शास्त्रियों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा जो है वो सुनियोजित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से चले, इसके लिए शिक्षा शास्त्रियों और दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रियों का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं हैं। वेरियस कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट है शिक्षा मानव के विकास का प्रयास। शिक्षा जो है वो मानव विकास का प्रयास करता है। शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षा जो है वो प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षा मार्ग प्रदर्शन है। शिक्षा जो है, शिक्षा के द्वारा मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। शिक्षा समग्र अभिवृद्धि है। शिक्षा जो है वो समग्र अभिवृद्धि है। शिक्षा समग्र अभिवृद्धि है। व्यवहार का रूपांतरण है। शिक्षा जो है वो व्यवहार का रूपांतरण है। शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। शिक्षा मुक्ति है। शिक्षा अज्ञात से मुक्ति दिलाता है। अज्ञात से मुक्ति दिलाता। शिक्षा उत्पाद है। शिक्षा को एक उत्पाद के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति द्वारा अर्जित कर लेता है। शिक्षा जो है प्रभाव है। शिक्षा क्या है? प्रभाव है। शिक्षा व्यक्ति
और पर्यावरण व्यक्ति पर पर्यावरण का प्रभाव होता है। शिक्षा प्रभाव है जो व्यक्ति और पर्यावरण पर प्रभाव होता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। शिक्षा जो है मानव के विकास का पर्याय है। मानव विकास का पर्याय है। एजुकेशन एन अटेम्प्ट टू डेवलपमेंट। शिक्षा भावी संतति के विकास के लिए एक पर्याय है जो समाज के प्रौढ़ सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह सभी व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत पूर्णता हेतु सुविधा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस संबंध में जॉन डेवियो ने लिखा है, शिक्षा व्यक्ति के उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी प्रभावी आशाओं को पूरा कर सके। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आता है, आप लोग एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेना। शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। ये जॉन डेवी का जो है मत है। जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है उसी को विकसित कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं की आलोचना कर सकता है वही व्यक्ति समाज को कुछ योगदान दे सकता है। कह रहे कि जो सोचने समझने की शक्ति होती है उसी को विकसित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने चारों ओर की घटनाओं का आलोचना कर सकता है वही व्यक्ति समाज के कुछ योगदान दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव बदलने वाले समाज से अपना सामंजस्य स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और इस प्रकार के सोच वाले व्यक्ति को अपने जो समाज है उसमें समायोजित होना कोई कठिनाई नहीं होता है। उसे इस स्थिति में शिक्षा द्वारा ही पहुंचाया जाता है और इस स्थिति में शिक्षा द्वारा ही पहुंच सकता है मनुष्य। अगर शिक्षा नहीं रहती है तो वो नहीं पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा द्वारा ही उसका विकास किया जाता है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य का विकास किया जा सकता है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा व्यक्ति को विकसित करने का प्रयत्न है। प्लेटो ने लिखा है कि शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में उस सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके योग्य वह है। प्लेटो ने कहा कि जो शिक्षा है वो छात्र के शरीर और आत्मा में उस सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके योग्य वो है, जिसके योग्य बच्चे हैं, पूर्णता विकास करती है। और अरस्तु का मत है, अरस्तु ने भी करीब करीब इसी विचार को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदरम का चिंतन करने के योग्य बन सके। इन सभी का मत आप लोग एक बार बहुत ध्यान से ही देख लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी के आधार पर बनेंगे। तो एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लें। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का विकास करने में सहायता देती है। क्या करती है? तो शिक्षा व्यक्ति के विकास करने में सहायता देती है।
यह उसकी जन्मजात शक्तियों का शैशव से प्रौढ़ा तक इस प्रकार विकास करती है कि वह अपने वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित कर सके और उस पर अधिकार प्राप्त करके उसे उत्तम भी बना सके और उसे अधिकार प्राप्त कर सामंजस्य स्थापित कर उसका अधिकार प्राप्त कर उसका उत्तम बना सके। शिक्षा का यही मत है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षा प्रशिक्षण कार्य एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। कुछ विचारकों का मत है कि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। कुछ विचारकों का मत है कि शिक्षा प्रशिक्षण जो है वो शिक्षा जो है वो प्रशिक्षण का कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता है। करे कि जिसके द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा ही मनुष्य के सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता है। मनुष्य मूलतः पशु होता है। मनुष्य जो है शिक्षा के बिना मूलतः पशु होता है, अर्थात वह पशु प्रवृत्ति रहता है। अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के बाद उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिससे कि वह अपनी भावनाओं, अभिलाषाओं और व्यवहारों पर अधिकार करना सीख जाते हैं, जिससे कि वो अपने भावनाओं, अभिलाषाओं और व्यवहार पर अपना अधिकार करना सीख जाए। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सकता है और ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपना समाज के उत्तरदायी बन सकता है। उसे यह प्रशिक्षण शिक्षा द्वारा ही दिया जाता है और प्रशिक्षण जो है वो शिक्षा के द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बिना वह नैतिक और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने में कठिनाई का अनुभव कर सकता है। शिक्षा के बिना या प्रशिक्षण के बिना नैतिक और व्यवस्थित जो जीवन व्यतीत करने में उसकी कठिनाई की अनुभव कर सकता है। यह कहा गया कि शिक्षा नेत्रों और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है। नेत्र और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है, पर किस प्रकार शिक्षा जो है नेत्र और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है। यदि एक व्यक्ति अपने से बड़ों को अपने सामने देखकर नमस्कार करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने से बड़े को देखकर नमस्कार करता है तो वह उसे प्रशिक्षित व्यक्ति कहते हैं। पर यदि वह समान से नतमस्तक हो जाता है तो हम उसको शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। अगर समान से वह नतमस्तक हो जाए तो वह शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति के पहले कार्य का संबंध उसके शरीर से और दूसरे कार्य का संबंध उसके मस्तिष्क से है। पहले का जो कार्य था, जो व्यक्ति थे वो बड़े को देखकर नमस्कार करता है, वो शरीर का है, लेकिन दूसरे का जो है नतमस्तक हो जाना उससे मस्तिष्क से है। दूसरे शब्दों में प्रशिक्षण का संबंध शरीर से और शिक्षा का संबंध मस्तिष्क से है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रशिक्षण का जो संबंध है वो शरीर से है और शिक्षा का जो संबंध है वो मस्तिष्क से है। पर क्योंकि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है, इसीलिए सच्ची शिक्षा का अर्थ है मनुष्य को शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं के स्तर पर अच्छे और बुरे के अंतर को समझने का योग्य बनाना। मनुष्य का जो शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का स्तर जो है वो अच्छे और बुरे को अंतर को समझने के योग्य बनाता है। यह प्रशिक्षण शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार अनुशासित करता है कि व्यक्ति ठीक काम को ठीक अवसर पर ठीक प्रकार से कर सकता है। शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार अनुशासित करता है कि व्यक्ति जो है वो ठीक काम को ठीक जो अवसर से
पर ठीक प्रकार से कर सकता है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का प्रशिक्षण है। शिक्षा जो है वो शरीर का भी है, मस्तिष्क और आत्मा का प्रशिक्षण है। नेक्स्ट है शिक्षा मार्ग प्रदर्शन है। शिक्षा जो है एजुकेशन इज डायरेक्शन। शिक्षा जो है वो मार्ग प्रदर्शन है। बालकों को शिक्षा देने का अर्थ है उनका उचित मार्गदर्शन करना, और बालकों का शिक्षा देने का अर्थ है उचित उनका मार्गदर्शन करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की अविकसित योग्यताओं, क्षमताओं, शक्ति और रुचियों को इस प्रकार निर्देशित करना है कि वे अधिक से अधिक लाभप्रद बन सके। ऐसी दशा में ही बच्चे दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना और स्वयं अपमानित हुए बिना अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे शिक्षा जो है अधिक से अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना और अपने को अपमानित हुए बिना ही इच्छाओं का पूर्ण कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों का कुशलता से मार्ग प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित बातों आवश्यक है। पहला है निर्देशन। बालक के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कोई भी निर्देशन बालक के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होना चाहिए कि जिससे बालक डर जाए। बालक के ऊपर कोई अनावश्यक विचार नहीं लादा जाना चाहिए और बालक के ऊपर कोई अनावश्यक विचार नहीं लादा जाना चाहिए। निर्देशन के समय भय, डर और डांट डपट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप निर्देशन दे रहे हैं तो उस समय बच्चे को न भय दिखाए, न डर और न ही डांटने का प्रयोग करना चाहिए। जिस लक्ष्य पर बालक पहुंचना चाहता है उससे ठीक ज्ञान होना चाहिए, और जिस लक्ष्य पर बालक पहुंचना चाहता है उसका ठीक ज्ञान होना चाहिए। निर्देशन करने वाले अर्थात शिक्षक को साध्य और साधक का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निर्देशन करने वाले अर्थात जो शिक्षक होते हैं उनको साध्य और साधन का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को उस ढांचे का पूर्व ज्ञान होना चाहिए जिसमें समाज बालक को ढालना चाहता है, और शिक्षक को उस ढांचे का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए कि जिसमें समाज जो है वो बालक के पूर्णतः ढालना चाहता है। निर्देशन से पहले बालक की आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों का अध्ययन कर लेना चाहिए। निर्देशन देने से पहले बच्चे की क्या आवश्यकता है, उसकी कितनी योग्यताएं हैं, उसकी कितनी क्षमताएं हैं, बच्चे किस चीज़ में रुचि ले रहा है, इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। शिक्षक को उस समाज की आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिसके सदस्य बालक हैं। शिक्षक को उस समाज के, जिस समाज में बालक रहता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, इसका पूर्व ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को जिसका सदस्य बालक है। शिक्षा समग्र अभिवृद्धि है। शिक्षा जो है समग्र अभिवृद्धि है। एजुकेशन इज इंटीग्रेटेड ग्रोथ। एजुकेशन इज इंटीग्रेटेड ग्रोथ। अभिवृद्धि क्या है? शिक्षा समग्र अभिवृद्धि है, तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि का अर्थ है शारीरिक अंगों और मानसिक शक्तियों का विस्तार। अभिवृद्धि का जो अर्थ होता है वो शारीरिक अंगों और मानसिक शक्तियों का विस्तार होता है। अभिवृद्धि से के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है प्रशिक्षण और दूसरा है वातावरण। दो महत्वपूर्ण इसका तत्व है, जो पहला है प्रशिक्षण है और दूसरा जो है वो वातावरण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रशिक्षण और वातावरण के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने वातावरण के अनुसार ही क्रिया करता है और उसका प्रतिक्रिया करता है। फलतः वह अपने प्रारंभिक रूप और स्वभाव से परिवर्तित होकर एक नई सूरत में आ जाता है, और फलतः वह प्रारंभिक रूप से
अपने स्वभाव में परिवर्तन होकर एक नई सूरत में आ जाता है। परिवर्तन की ये सब प्रक्रियाएं अभिवृद्धि की प्रक्रियाएं हैं, और जो भी परिवर्तन होता है, जो भी इसका प्रक्रिया होती है परिवर्तन की, वही क्या होती है, अभिवृद्धि की प्रक्रियाएं हैं। और इसीलिए शिक्षा की प्रक्रियाएं कहलाती है, और इसीलिए शिक्षा की क्या कहलाती है, प्रक्रियाएं कहलाती है। अतः शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक ढांचे की अभिवृद्धि शिक्षा है। शिक्षा जो है वो शारीरिक है, मानसिक और संवेगात्मक ढांचे की अभिवृद्धि है। और शिक्षा प्राप्त करना अभिवृद्धि करना है। शिक्षा प्राप्त करना अभिवृद्धि प्राप्त करना है। अब प्रश्न उठता है कि अभिवृद्धि कौन कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अभिवृद्धि जो है वो कौन कर सकता है। इसका केवल एक ही उत्तर है, केवल वही व्यक्ति जो अपरिपक्व या अविकसित है। पर इसको जाना किस प्रकार जा सकता है, इसको जानने के लिए दो बातें हैं, निर्भरता और लचीलापन। इसका अध्ययन वही कर सकता है जो अपरिपक्व है या अविकसित है। इसके दो बातें जानना सबसे जरूरी है। निर्भरता, डिपेंडेंस, किस पर डिपेंडेंस होता है, लचीलापन। प्रत्येक अपरिपक्व व्यक्ति में इन दो बातों का पाया जाना आवश्यक है। अपरिपक्व व्यक्ति परिपक्व व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि उससे जीवन का अनुभव नहीं होता, उससे जीवन का अनुभव नहीं होता है। जो अपरिपक्व व्यक्ति है वो परिपक्व व्यक्ति पर निर्भर रहता है, क्योंकि उसका जीवन का जो अनुभव नहीं होता है। उसके साथ ही वह परिपक्व व्यक्ति के अनुभव से कुछ न कुछ सीखने के लिए सदैव तैयार रहता है। और जो परिपक्व व्यक्ति होता है, मैच्योर व्यक्ति होता है, उससे कुछ न कुछ सदैव सीखने के लिए तैयार रहता है। इसी को लचीलापन कहते हैं, और इसी को लचीलापन कहते हैं। जो सीखने के लिए तैयार होता है उसे लचीलापन कहते हैं। व्यक्ति में जितना अधिक लचीलापन होता है उतना ही अधिक ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है। जिस भी व्यक्ति में जितना लचीलापन रहेगा वह उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें जितने अधिक समय तक लचीलापन रहता है उतने अधिक परिवर्तन उसमें होते हैं, और जितने अधिक लचीलापन रहता है उतने अधिक परिवर्तन इसमें होते हैं। फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक संतुलित और संगठित हो सकता है, और इसका व्यक्तित्व भी, इसका फलस्वरूप जो व्यक्तित्व होता है वो संतुलित और संगठित हो सकता है। अयस्क की अपेक्षा बच्चों में लचीलापन अधिक होता है। अयस्क की अपेक्षा, अयस्क जो सीखता है उससे अपेक्षा बच्चे में जो लचीलापन होती है वो अधिक होती है। लचीलापन ही उसे आदतों का निर्माण करने में सहायता देता है। आदतें ही इसकी कुशलता को बढ़ावा देती है। आदत जो होती है इसकी कुशलता को बढ़ावा देती है, देकर उसकी अभिवृद्धि में योग देती है। अतः बच्चे को अयस्क दोनों की अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वे आदतों का निर्माण करें। अयस्क और बच्चे दोनों जो है इसकी अभिवृद्धि के लिए उनकी आदतों का निर्माण करें। ये आदतें अच्छी होनी चाहिए, और जो भी आदतें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ये आदतें नैतिक, मानसिक और संवेगात्मक हो सकती है। आदतें जो है वो नैतिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है। नैतिक आदतों के मानसिक आदतों से बल प्राप्त होता है, और नैतिक आदत जो है वो मानसिक आदत में बल प्राप्त होता है। बुद्धि का जितना ही अधिक प्रयोग किया जाए कार्य कुशलता उतने ही अधिक होगी। बुद्धि का हम जितना ही प्रयोग करेंगे कार्य कुशलता उतना ही अधिक होगी, परिणामतः उतनी ही अधिक अभिवृद्धि होगी। अतः हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक बुद्धि के प्रयोग से अधिक अभिवृद्धि होती है।
हम जितना बुद्धि का प्रयोग करेंगे उतना ही अभिवृद्धि का विकास होगा। अब प्रश्न उठता है, अभिवृद्धि किस प्रकार की होनी चाहिए? जो अभिवृद्धि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? इसका उत्तर केवल यह है कि अभिवृद्धि उचित प्रकार की होनी चाहिए। अभिवृद्धि जो है वो उचित प्रकार की होनी चाहिए। बच्चों का निर्देशन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनके व्यक्तिगत गुणों और सामाजिक संबंधों का विकास हो। बच्चे को निर्देशन जो भी देना चाहिए वो इस प्रकार देना चाहिए कि व्यक्तिगत जो गुणों और सामाजिक संबंधों का विकास हो। उनकी अभिवृद्धि जीवन की उचित लक्ष्यों और उच्चतम मूल्यों, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं की दिशा में होनी चाहिए। और उसका जो अभिवृद्धि है वो जीवन की उचित लक्ष्यों की ओर और उच्चतम मूल्यों और आकांक्षाओं, महानताओं की दिशा में होनी चाहिए। इन्हें श्रेष्ठतम मानव चरित्र की दिशा में प्रशंसनीय अभिवृद्धि होनी चाहिए और इन्हें श्रेष्ठतम मानव चरित्र की दिशा में प्रशंसनीय अभिवृद्धि करनी चाहिए। प्रशंसनीय अभिवृद्धि से कहीं अधिक आवश्यक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और सुसंगठित अभिवृद्धि है। देखिए, प्रशंसनीय अभिवृद्धि से कहीं अधिक जो आवश्यक है वो संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और सुसंगठित अभिवृद्धि है। ऐसी अभिवृद्धि तभी संभव है जब बालक के व्यक्तित्व के समूह पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक और सामाजिक का समान रूप से संपूर्ण विकास किया जाए। देखिए, अभिवृद्धि तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक और सामाजिक का समान रूप से संपूर्ण विकास किया जाए। तो संपूर्ण रूप से विकास किया जाए। अंत में कह सकते हैं कि संपूर्ण विकास का अर्थ है बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास का अर्थ जो है वो बालक के संपूर्ण सामंजस्यपूर्ण विकास। इसमें उसकी शक्तियाँ जन्मजात, प्रकट और अप्रकट आ जाती है और इसकी जो शक्तियाँ होती है वो जन्मजात, प्रकट और अप्रकट आ जाती है। उसे स्वयं या अनुभव करना चाहिए कि वह अपने योग्य का निर्माता है और वह जिस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता है बन सकता है। वह स्वयं का निर्माता है और जिस प्रकार को वह व्यक्ति बनना चाहता है वह अपने अनुभव से बन सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। शिक्षा जो है वो व्यवहार का रूपांतरण है। एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को मानवीय व्यवहार में रूपांतरित करता है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति के मानवीय व्यवहार में रूपांतरित करता है। मानव आवेगात्मक व्यवहार न करके विवेक युक्त व्यवहार करता है। मानव जो है वो आवेगात्मक व्यवहार न करके विवेक युक्त व्यवहार करता है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य को नवीन रूप प्रदान करता है और इस प्रकार की शिक्षा जो है वो मनुष्य को नवीन रूप प्रदान करता है। शिक्षा मनुष्य को नवीन आदतों एवं कौशलों को उसका रूपांतरण करती है। यह वह साधन है जिसके द्वारा बालक अपने जातीय अनुभव को प्राप्त करके अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है। यह वह साधन है जिसके द्वारा बालक अपने जातीय अनुभव को प्राप्त करके अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है। शिक्षा की विषय वस्तु प्रकृति
तथा विविधि मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती है। जो विविधियाँ होती हैं वो मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती है। नेक्स्ट है शिक्षा मुक्त है। शिक्षा क्या है? मुक्त है। शिक्षा अज्ञात से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा जो है वो अज्ञात से मुक्ति दिलाती है। यह मनुष्य को स्वार्थपरक से छुटकारा दिलाती है और उसे परोपकारी तथा सामाजिक रूप से जागरूक बनाती है। और शिक्षा जो है परोपकारी और सामाजिक रूप से जागरूक बनाती है। शिक्षा उत्पाद है। शिक्षा क्या है? उत्पाद है। शिक्षा को एक उत्पाद के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है और विभिन्न कौशलों को सीख लेता है तथा अपनी अभिवृद्धियों को शिक्षा जो है वो व्यक्ति क्या करता है? अपने ज्ञान को अर्जित कर लेता है और अभिवृद्धियों और कौशल को सीख लेता है तथा अपनी अभिवृत्तियों को विकसित कर लेता है। शिक्षा जो है अपनी अभिवृत्तियों को विकसित कर लेता है। इसे हम शिक्षित व्यक्ति कहते हैं और इसे हम शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। ज्ञान विभिन्न कौशल तथा अभिवृत्तियां सामूहिक जीवन के उत्पाद है। ज्ञान जो है वो अभिवृत्तियां सामूहिक जीवन के उत्पाद है जिसको प्राप्त करने के लिए अधिक समय व्यतीत करना पड़ता है तथा कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है और इसको अधिक समय तक व्यतीत करना पड़ता है प्राप्त करने के लिए तथा कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। शिक्षा तभी उत्पाद हो सकता है जब उसका प्रयोग किया जाए और शिक्षा तभी उत्पाद हो सकता है जब उसका प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट शिक्षा प्रभाव है। शिक्षा का क्या प्रभाव है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। शिक्षा व्यक्ति पर पर्यावरण का प्रभाव है। शिक्षा जो व्यक्ति है व्यक्ति के पर्यावरण पर प्रभाव है। साथ ही यह परिपक्व व्यक्ति के अपरिपक्व व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव भी है और साथ ही जो परिपक्व व्यक्ति है वो अपरिपक्व व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव भी है। इन प्रभावों के फलस्वरूप व्यक्ति उन क्षमताओं का विकास करता है जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण कायम कर सके तथा स्वयं का अपने पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। शिक्षा पर्यावरण के प्रभाव के रूप में स्वयं के दो अर्थों को स्पष्ट किया है। पहला है व्यापक अवधारणा वाइडर कंसेप्ट तथा दूसरा किया है सीमित या संकुचित अवधारणा नैरोअर या लिमिटेड कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा के अर्थ और परिभाषा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम आ गया है। एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत रखे। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू।